नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्यपुस्तिका भाग एक का पाठ 2। तो पाठ 2 जो हमारा है, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। चैप्टर को हम लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं और आपने देखा इसमें मृदुला गर्ग जी ने अपनी 4 पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, यानी कि उनके ननिहाल की तरफ से या उनकी दादी की तरफ से जो भी औरतें रही, 4 पीढ़ियों यानी कि उनकी परदादी, उनकी परनानी, उनकी नानी, उनकी माँ और वो खुद। तो इस तरह से उन्होंने 4 पीढ़ियों का यहाँ पर उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह की उनकी विचारधारा थी उस समय, किस तरह की उनकी सोच थी, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसी उनकी पसंद और नापसंद थी। और देखिए, इन सभी चीजों के साथ साथ उस समय का जो परिवेश था, उस परिवेश में कैसे लीक से हटकर काम करना उन महिलाओं ने पसंद किया, कैसे लीक से हटकर उन्होंने कुछ किया। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई है और खुद अपनी कलम से, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मृदुला गर्ग जी का काफी लेंदी जो है लेख है और इसी में से कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है मृदुला गर्ग जी का, जिसमें उन्होंने बताया है अपनी नानी के बारे में, माँ के बारे में, दादी के बारे में, अपने बारे में और अपनी बहनों के बारे में। तो देखिए, हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी अपने लास्ट सेशन में। जैसे कि यहाँ पर लेखिका ने शुरुआत ही की है इस चैप्टर की, यहाँ पर से कि लेखिका कहती है मेरी एक नानी थी। देखिए, लेखिका ने शुरुआत ही इस शब्द से की है कि मेरी एक नानी थी। उनकी जो नानी थी, उनकी जो नानी थी उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। जाहिर है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, यानी कि उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा और क्योंकि उनकी नानी की, उनकी माँ की शादी होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर वो कहती हैं कि शायद नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने नानी के बारे में जरूर सुना था। अपनी नानी की कहानी, देखिए, नानी से कहानी सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन नानी की कहानी उन्होंने जरूर सुनी थी अपनी माँ के मुंह से या अपने परिवारजनों से। तो यहाँ पर लेखिका क्या बताती है अपनी नानी के बारे में। लेखिका बताती है, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, कि जो उनकी नानी थी वो पारंपरिक थी और अनपढ़ थी और एक पर्दानशी औरत थी, यानी कि हमेशा पर्दे में रहने वाली थी, अनपढ़ थी और दूसरा पारंपरिक थी, यानी कि हर चीज जो है परंपरा के अनुसार करना, रीति के अनुसार करना, सभ्यता संस्कृति के अनुसार करना, यही उनका एक तरह से जीवन का उद्देश्य था। और पर्दानशी यानी कि वो पर्दे में रहती थी, जिनके पति, अब देखिए, नानी इस तरह की है और उनके जो पति है, उनकी नानी से जब उनकी शादी हुई तो यानी कि लेखिका के जो नाना जी हैं वो तुरंत ही विलायत चले गए, बाहर चले गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए डिग्री प्राप्त करने के लिए, बैरिस्टरी की। अब देखिए, क्योंकि वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उस तरीके की उन्होंने रहन सहन देखा और वहां की सभ्यता उन्होंने सीखी। तो जब वो वापस भारत लौटे तो उन्होंने अपने घर का जो माहौल था, यानी कि उन्होंने अपना पूरा, जब वो लौटे तो उन्होंने अपने सारे रीति रिवाज और विलायती ढंग से उन्होंने एक तरह से फॉलो करने शुरू कर दिया। अपने घर में रहने का तौर तरीका, खाने पीने का तौर तरीका, अपने जितने रीति रिवाज हैं वो सारे विलायती ढंग से उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन लेखिका बताती है कि उनकी नानी पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी उनको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं थी नाना जी के। तो उन्होंने यहाँ पर जब उनकी नानी
की एक बेटी हुई, यानी कि लेखिका की माँ जब पैदा हुई, तो उस समय पर उन्होंने, जब वो लगभग 15 वर्ष की हो गई, तो उस समय पर अब क्योंकि उनकी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, नानी बहुत बीमार रहने लगी थी, तो इस कारण कि उनकी इकलौती बेटी का विवाह वो किसी ऐसे इंसान से करवाना चाहती हैं जो देशभक्त हो। ये अपनी इच्छा उन्होंने अपने पति के सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे, मतलब अपनी बेटी का विवाह मैं आपके भरोसे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपके अंदर जो एक तरह से गुण है वो सहाबों वाले गुण हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आपके मित्र से मिलना चाहती हूँ। लास्ट समय में देखिए, जिस लेडीज ने पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी केवल और केवल इस तरह से कि अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और पर्दे में रहकर, पारंपरिक होकर और अनपढ़ रहकर जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपने पति से कह रही हैं कि उन्हें किसी दूसरे पराये इंसान से बात करनी है। तो ये सबसे ज्यादा अटपटा लगा उनके पति को, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आज पहली बार इन्होंने कोई बात मतलब कही है, कोई फरमाइश की है, तो उन्होंने उनको बुला लिया। तो उन्होंने जब उन्हें बुलाया, तो नानी ने यहाँ पर कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, यानी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। और यानी कि उन्होंने उनसे कहा कि आप कोई अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। तो देखिए, अब उस समय पर एक ऐसी लेडीज जो आजादी से, अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर है, यानी कि उसने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं किया। आज वो देश की आजादी और देश की आजादी के लिए उनके मन में ऐसा जुनून होगा, तो ये सब चीजें किसी को भी नहीं उस समय पर समझ आई। तो लेखिका कहती है कि बाद में मेरी समझ में आया, यानी कि वो केवल अपनी नानी को सिर्फ इन्हीं बातों से जानती थी कि वो इस तरह की महिला थी, लेकिन लेखिका कहती है जब मुझे बाद में सारी बातें पता चली, तो तब मैंने जाना कि मेरी नानी अपने निजी जीवन में, अपना जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसमें वो काफी आजाद ख्यालों की महिला थी। यानी कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी पर रोक टोक नहीं लगाया, कभी भी अपनी बेटी को पढ़ने से नहीं रोका, या अपने पति के लिए कुछ नहीं कहा कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आपको भी थोड़ा पारंपरिक होना चाहिए, या आपको भी थोड़ा सा रीति रिवाजों को निभाना चाहिए। उन्होंने कभी किसी को नहीं रोका, उन्होंने सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की एक तरह से उन्होंने सबको छूट दे रखी थी। यानी कि लगता है कि वो अपने निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। तो इस तरह से लेखिका आगे बताती हैं कि दूसरी तरह से देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि पारंपरिक और घरेलू, खामोश और उबाऊ जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ और ही ज्यादा होती है। तो लेखिका देखिए यहाँ पर क्या कहती है कि भले ही पारंपरिक तरीके से, घरेलू तरीके से, उबाऊ तरीके से या खामोश से जिंदगी जीने में और आज की तरह क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, यानी कि वो चाहे क्रांतिकारी ना रही हो, यानी कि कभी उन्होंने अपने लिए कोई आवाज नहीं उठाई है, लेकिन वो दूसरों की तरह जीवन जीने के लिए वो विवश नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी, यानी कि कभी भी उनके नाना जी ने भी उनको फोर्स नहीं किया कि वो उस विलायती रीति रिवाज को अपनाएं, उस तरीके से रहें, उस तरीके से खान पान करें। तो उन्होंने अपने आप खुद ही ये सारी चीजें अपनाई थी। तो आगे यहाँ पर देखिए, लेखिका अब अपनी माँ के बारे में बताती है कि जब उनकी माँ की शादी हुई, जो माँ उनकी थी, वो गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी कि उनकी जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा
अ, बहुत ज्यादा एक तरह से कमजोर थी, पतली थी। तो वो रात रात भर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे कि दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो उनकी उन्हें देखकर जब यानी कि उनकी जो सास थी, यानी कि उनकी माँ की जो सास थी, यानी कि लेखिका की दादी जो थी, वो क्या कहती थी अपनी बहू को देखकर, लेखिका की माँ को देखकर, कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। यानी कि बिल्कुल उनको कोई लेखिका ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने कभी भी एक बहू होने का, एक माँ होने का, एक पत्नी होने का कर्तव्य शायद ही कभी अपने जीवन में निभाया होगा। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति के लिए काम करना, उन्होंने कभी भी ये सारी चीजें जरूरी नहीं समझी। उनका जो पूरा समय था, लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि क्योंकि इन सब चीजों की दो वजह थी। क्या वजह थी? पहली यह थी कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिदों की तरह उसके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, क्योंकि उनके परिवार वालों ने भी कभी उसके उनको इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि बहू को ही खाना बनाना चाहिए, या बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, या बहू को अपने पति के कामों में उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा कभी उनके ससुराल वाले, यानी कि लेखिका की जो फैमिली थी, दादी, दादा या पापा या फैमिली मेंबर्स बाकी, तो क्यों? उसकी दो वजह थी। पहली वजह यह थी कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिदों की तरह जो उनके ससुराल वाले थे, यानी कि लेखिका की माँ का जो घर था, वो साहबों से खासे अभिभूत थे। यानी कि वो साहबों की, क्योंकि उनके जो पापा थे, यानी कि लेखिका के नाना जो थे, वो एक साहब थे, अच्छे खासे अभिभूत थे। और दूसरा, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, यानी कि केवल और केवल वो जात से हिंदुस्तानी थे। बाकी उनका चेहरा मोहरा जो था, रंग ढंग जो था, उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी, उन सब में वे अंग्रेज थे। और मजे की बात यह है कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, यानी कि आजादी में अंग्रेजों की अ, आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब देखिए, जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। यानी कि अंग्रेजों का रीति रिवाज फॉलो करते हैं, उनका रहन सहन फॉलो करते हैं, उनका ओढ़ना पहनना फॉलो करते हैं। तो दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहती है कि गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर रख करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। आन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी थी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? तो क्योंकि उनके नाना जी जो थे वो साहब थे, और उनके पिताजी जो थे वो आजादी की लड़ाई के एक सिपाही थे, तो भले ही उन्होंने अपनी जेबें खाली करके, यानी कि अपना सब कुछ न्यौछावर अपने देश की आजादी के लिए कर दिया हो, और वो सारा गौरव अपने सर पर धारण कर लिया हो, लेकिन फैमिली में, परिवार में दबदबा जो था वो लेखिका के नाना जी का ही था, यानी कि उनके ससुर जी का ही था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी है। यानी कि क्योंकि ये नानी की आखिरी ख्वाहिश थी और यहाँ पर नाना की भी रजामंदी थी, तो ये सारी रोमांचक कथाएं वही से उपजी थी। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि माँ की अपनी एक शख्सियत थी। लेखिका की जो माँ थी, वो उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी। वो कभी भी ना तो किसी पर डिपेंड रहती थी, और ना खुद को किसी पर डिपेंड रहने देती थी। उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी थी, उनमें खूबसूरती भी थी, नजाकत भी थी, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी कि सारे गुण थे उनकी माँ में। खूबसूरती उनके अंदर थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ
ईमानदारी थी और निष्पक्षता थी, और ये किसी पारिजात की से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने बताया उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी कि लेखिका की माँ से कभी किसी ने घर का काम कराने के बारे में सोचा ही नहीं। और दूसरा, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि एक तो वो खुद से भी काम नहीं करती थी, और दूसरा उनकी फैमिली वाले जो भी घर में बड़ा डिसीजन होता था, फैमिली का जो बड़ा निर्णय होता था, वो उनकी माँ से पूछकर या उनकी ही रजामंदी से लिया जाता था। तो इस तरह लेखिका यहाँ पर कहती है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, यानी कि ना तो उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना ही हमारे लिए कभी खाना पकाया, और ना ही अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख हमें दी। यानी कि खुद भी उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, और ना ही हमें एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने की सीख दी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो माएँ होती है वो बच्चों को यही कहकर सिखाती हैं, अपनी बेटियों को यही कहकर सिखाती है कि जब तुम ससुराल में जाओगी, भले ही तुम्हारी फैमिली कितनी ही रिच हो, भले ही तुम्हारे घर में कितने ही नौकर चाकर क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने पति के लिए खाना बनाना, या बच्चों की केयर करना, बच्चों को प्यार करना, ये तो माँ का ही काम है। तो उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया अपनी बेटियों को। अब लेखिका कहती है, और दूसरा, वो अपनी बीमारी के चलते भी घर बार नहीं संभाल पाती थी। उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी कि एक तो वो बीमार भी रहती थी, और दूसरा सबसे मेन जो पॉइंट था, अरुचि। उनको घर के काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी रुचि उनको नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाए, अपने परिवार के लिए खाना बनाए, फैमिली के लिए काम करे। इसमें उनको कोई भी रुचि नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही सहाबों की फैमिली से थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता, और बाकी वक्त साहित्य की चर्चा करने में, और दूसरा संगीत सुनने में, और ये सारे काम वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। तो अब लेखिका कहती है कि जैसे मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम उन्हें न नाम धरते, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते। यानी कि लेखिका कहती है, मेरे जो परिवार के लोग थे, मेरे जो परंपरागत दादा दादी थे, यानी कि जो शुरू से ही परंपराओं को मानते थे, रीति रिवाजों को मानते थे और उनको फॉलो भी करते थे, उन दादा दादी ने या उनके ससुराल के जो अन्य सदस्य हैं, कहे तो उनके जेठ जेठानी या उनके फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कभी भी लेखिका की माँ को उन्होंने कभी नाम नहीं धरा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये काम नहीं करती, ये बच्चों को तैयार नहीं करती, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती, और दूसरा, ना तो उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखी, और ना ही कभी उनके ससुरालियों ने, यानी कि लेखिका के दादा दादी ने, उनके ससुराल के बाकी मेंबर्स ने कभी लेखिका की माँ से ये उम्मीद नहीं रखी कि ये बाकी बहुओं की तरह काम करेगी या बाकी बहुओं की तरह घर संभालेगी। उनमें सबकी श्रद्धा इतनी क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू किसी प्रकार के कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। अब लेखिका खुद ही प्रश्न कर रही है कि मेरी माता जी में इतनी श्रद्धा क्यों थी। देखिए, हम आज के नॉर्मल जीवन में अगर हम किसी को अच्छी बहू कहना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं जो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखती है, अच्छे से ध्यान रखती है, अपने बच्चों की केयर करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने हस्बैंड के काम में हेल्प करती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। तो उसको हम कहते हैं ये सर्वगुण संपन्न है, इसको सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका को आश्चर्य है कि उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, क्योंकि ना तो वो पत्नी होने का, ना माँ होने का, ना बहू होने का किसी प्रकार का कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में तो दो ही कारण आए। लेखिका कहती है कि सबसे पहला तो है कि साहबी खानदान का रौब उनके अंदर था। दूसरा, यहाँ पर कहती है इसके अलावा मेरे पास दो रीजन मुझे लगते हैं। कहती है कि पहली तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला रीजन था
कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि वो एक की गोपनीय बातें दूसरे को जाहिर नहीं होने देती थी। यानी कि फैमिली में, परिवार में किसी को अगर उनकी जरूरत पड़ती थी किसी समय, तो वो उसकी पूरी तरह से हेल्प करती थी, उसकी बातों को सुनती थी, उसको सॉल्यूशन देती थी, और कभी भी उसकी गोपनीय बातें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डिस्कस नहीं करती थी। सबसे बड़ा पॉइंट कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो इस कारण उन्हें घर वालों से आदर मिला हुआ था, इस कारण परिवार के लोग सभी उनका सम्मान करते थे। दूसरे के दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखिका कहती है कि दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और दूसरा उनका बाहर वालों से काफी उनकी दोस्ती थी। और लेखिका बताती है कि दोस्त तो वो हमारी भी थी, यानी कि हम भी उनसे अपने मन की सारी बातें शेयर किया करते थे, उनसे बहुत अच्छे से बात किया करते थे। और एक यहाँ पर लेखिका बताती है कि एक माँ की भूमिका को उनके पिताजी ने बखूबी निभाया, बहुत अच्छे से एक माँ की भूमिका को निभाया। लेखिका कहती है कि मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई भी उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वे एक बहन की चिट्ठी दूसरी बहन के लिए हो। तो यहाँ पर उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी, यानी कि हर व्यक्ति को एक पर्सनल स्पेस जो होता है वो दिया जाना जरूरी है फैमिली में। तो इस तरह से इस निजित्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीन बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका कहती है कि इस निजित्व की छूट, यानी कि हमें जो अपना पर्सनल जो टाइम, अपना जो एक तरह से अपना निजी जो टाइम है वो दिया जाता था, पर्सनल स्पेस दिया जाता था। इसी कारण हम तीनों बहनें और हमारा भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी कि हम अपने खाली समय में केवल और केवल लेखन का कार्य किया करते थे, लिखते थे। तो इस तरह से लीक से खिसके, अब लेखिका कहती है लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही होती तो गनीमत रहती। अब लेखिका कहती है कि दो महिलाएं उस समय पर, ये दो महिलाएं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया, लीक यानी कि एक जो होता है कि हम एक नॉर्मल हमारा रिवाज है कि बहू ही परिवार संभालती है, बहू ही घर संभालती है, बहू ही बच्चों का ध्यान रखती है, बहू ही खाना बनाती है, बहू ही कपड़े धोती है। तो ये सोच है, ये एक सोच है जो लगातार चली आ रही है, ये शायद ही कहीं पर बदली हो। और एक चीजें जो खुद के माइंड में भी होती कि ये काम मेरा है। लेकिन उनकी फैमिली में दो लोग ऐसे थे जिन्होंने, लेखिका कहती कि ये दो ही होते तो गनीमत थी, बाकियों के बारे में भी बता रही है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत से बताया कि 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया है लेखिका ने अपने इस चैप्टर में। चारों पीढ़ियां, उनकी नानी, उनकी दादी, उनकी माँ और स्वयं लेखिका, उनकी परदादी, उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ और लेखिका। तो इस तरह से 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि लीक से हटकर अपने पूर्वजों में अगर माँ और नानी ही होती तो गनीमत थी, पर अपनी एक परदादी भी थी, दादी की सास, परदादी यानी कि लेखिका की माँ की सास की सास, जैसे आपकी भी परदादी होती है ना, अपनी दादी उनकी सास, यानी कि आपके पापा की दादी। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी कि जिन्हें ये सारी परंपराएं, ये रीति रिवाज, खास तौर पर देखे जाए तो जो कुछ एक तरह से रूढ़िवादी जो विचारधारा है उससे हटकर कुछ करने का उन्होंने सोचा। तो उन्होंने एक व्रत ले रखा था। देखिए क्या व्रत ले रखा था, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी, देखिए
अगर खुदा के फजल से यदि कभी उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी को दान कर देंगी। अगर 2 से ज्यादा उनके पास धोतियां होंगी, एक आज पहना, कल उसे धुलाया, कल दूसरा पहना, फिर परसों धुलाया, फिर दूसरा, तो इस तरह से 2 से ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर तीसरा है तो वो उसे उसी समय दान कर देंगी, कहीं से अगर उन्हें तीसरा मिल जाता है तो। जैन समाज में अपरिग्रह, अपरिग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है? अपरिग्रह शब्द का अर्थ है संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना किसी चीजों को। तो जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी से बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहां तक तो ठीक था। यानी कि जैन जो फैमिलीज होती हैं वहां पर ये सब चीजें सही होती है, वहां पर इन चीजों के लिए कोई भी मतलब एक तरह से ये बिरादरी से बाहर की हरकत नहीं है। लेकिन लेखिका कहती है कि उनका असली जलवा, यानी कि उनकी परदादी का असली जलवा तो तब देखने को मिला जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई। यानी कि लेखिका की माँ फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट थी, जब पहली बार वो गर्भवती थी, तो लेखिका की जो परदादी थी, लेखिका की जो परदादी थी, उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतहू का पहला बच्चा लड़की हो। तो देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट सोच है उस समय पर कि उन्होंने कहा कि मेरी पोतहू, देखिए क्योंकि वो बेटे की बहू है तो उनकी पोतहू हुई, तो उन्होंने कहा मेरी पोतहू का जो पहला बच्चा है, ये मन्नत मांगी मंदिर में जाकर कि मेरी पोतहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। केवल एक यही मन्नत नहीं थी, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी कि उन्होंने अपनी इस मन्नत को भगवान और अपने बीच ही नहीं रखा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की है, या अपने मन में नहीं रखा इस बात को कि मुझे एक पोती चाहिए, मुझे एक बच्ची चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए। इस बात को उन्होंने सारे समाज में कह दिया और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्योंकि जिस समय पर लड़कियों का पैदा होना, बच्चियों का पैदा होना बहुत ज्यादा बुरा माना जाता था, लड़कियों को बोझ समझा जाता था, तो उस समय पर ऐसी सोच रखना कि मेरे घर में अगर पहला बच्चा हो तो वो लड़की होना चाहिए, तो ये बिल्कुल लीक से हटकर एक सोच थी। और फिर उसका भरे समाज में खुलेआम ऐलान करना, ये उससे भी बड़ी बात थी। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिली। अब लेखिका कहती है कि आज तक मुझे उनके इस फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढते हुए नहीं मिली, यानी कि कुछ ऐसी ठोस वजह कि क्यों उन्होंने किस कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेखिका कहती है कि मुझे ऐसी वजह आज तक नहीं मिल पाई। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुस्तों से कन्या पैदा नहीं हुई है, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। यानी कि लेखिका कहती है कि ऐसा भी कोई रीजन नहीं था कि हमारे खानदान में काफी पुस्तों से कोई बेटी पैदा नहीं हुई है तो हम कन्यादान के पुण्य से विरक्त ना हो जाएं, हम कन्यादान के पुण्य से छूट ना जाएं, इसलिए वो चाहती थी। ऐसा भी कुछ नहीं था। तो लेखिका कहती है क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें थी, यानी कि उनकी खुद की भी नंदे थी, और हाँ पिताजी की भी बहनें थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा ही होता रहा है। यानी कि अभी तक जो है उनकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं है, उनकी खुद की भी नंदे थी, यानी कि उनके पति की भी बहनें थी, और उनके जो बेटे थे उनकी खुद की भी बेटियां थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक फैमिली में एक छोटा सा रीजन हो सकता था शायद कि सब बहुओं का पहला बच्चा लड़का ही था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, यानी कि उनकी माँ जो थी उस पर भी उन्होंने कोई इतना बड़ा इशू उसको नहीं बनाया, बल्कि बददस्तूर मंदिर में जाकर मन्नत दोहराती रही। यानी कि नियम से, बददस्तूर यानी कि वो भी नियम से मंदिर में जाकर इसी मन्नत को दोहराती रही
कि पहला बच्चा जो है वो लड़की होना चाहिए। पूरा नुक्कड़, पूरा गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। जो उनकी माँ थी लेखिका की, पूरा नुक्कड़, पूरा गांव जानता था कि उनका और भगवान का सीधे सीधे कनेक्शन है, यानी कि वो काफी क्लोज है भगवान के। वो भक्ति में डूबी रहती हैं और बेतार का तार, यानी कि जिस तरह से टेलीफोन होता है ना, इस तरह का कनेक्शन कुछ था उनका भगवान के साथ। इधर से वे तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बजता था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो बस पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उन्हें उनका गुमान ना रहा होगा, यानी कि उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या ये कभी सच भी होगा। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। लेखिका ये कहती है कि एक बार उनके परिवार में, उनके घर में चोर घुस गए थे। तो चोर घुस गए थे तो जो नामी चोर था उसकी और माँ की, यानी कि जो लेखिका की माँ थी, वो जो नामी चोर, वो दोनों अफरा तफरी में आ गए। और माँ जी और नामी चोर का जो किस्सा है, लेखिका कहती है कि मैंने वो अपने जीवन में कई बार सुना है। हुआ यूं, मतलब उस समय पर यूं हुआ था कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली की तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। यानी कि किसी उनकी जो कॉलोनी थी, वहां से जो पुरुष थे वहां के सारे, वो सभी बारात में गए हुए थे, क्योंकि बारात निकली थी और घर पर केवल महिलाएं ही थी। और सारी महिलाएं रात को सज धज कर रत जगा करने की तैयारी कर रही थी, रत जगा मना रही थी। होता है ना, जब बारात चली जाती है तो बाकी घर में महिलाएं जो होती है वो घर पर डांस करती हैं, गाना गाती है। तो वही सब कुछ चल रहा था। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गए, इस बात का किसी को पता नहीं चला, क्योंकि घर पे केवल और केवल महिलाएं हैं और वहां पर पूरा एक तरह से ढोलक बज रहा है, डांस हो रहा है, लोग नाच रहे हैं। तो ऐसे में इस शोर में नामी चोर ने कब हवेली में सेंध लगाई, ये किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। तो चोर की बदकिस्मती देखिए, वो जिस कमरे में घुसा वहां पर लेखिका की माँ जो है वो सोई हुई थी, क्योंकि औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। तो वो अपना कमरा, की वो लेडीज का जो शोर है, आवाज है, वो उन तक ना पहुंचे, इसीलिए वो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। चोर बेचारा तमाम गुराफिया दिमाग में जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। पर उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। यानी कि जिसने आज तक एक छोटा सा काम भी अपने बिस्तर से हिले बिना नहीं किया, आज बड़ी बूढ़ी पुरखिन ने उन्हें इसीलिए कहा है क्योंकि वो हर काम अपने बिस्तर पर बैठ के करती थी, वहां से वो बाहर ही नहीं निकलती थी। तो आज इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। चोर को ये बिल्कुल नहीं पता था। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांवों की आहट से खुल गई। और चोर, बुढ़ापे की जो नींद होती है, आपने देखा होगा आपके दादा दादी, नाना नानी अक्सर कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, आती है तो बहुत कम आती, क्योंकि अब उन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिए हैं और अक्सर बुढ़ापे में नींद नहीं आती। तो यहाँ पर एक चोर के जो दबे पांव की आहट थी, उसी से उनकी नींद खुल गई। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी चीजें लेखिका ने यहाँ पर अपनी माँ के विषय में बताई। तो आपने अभी तक उनकी माँ को लगभग काफी ज्यादा जान लिया होगा, समझ लिया होगा, और उनकी चारों पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं उनके बारे में काफी कुछ चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई हैं कि किस तरह की उस समय की महिलाओं की विचारधारा थी, किस तरह की उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को, परिवार के लोगों को रीति रिवाज सिखाए। तो ये सारी चीजें
बाकी का जो हमारा शेष चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज आप जितना भी हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।